आज से हजारों साल पहले एक वक्त था जब इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे। अपनी खुराक के लिए जानवरों और परिंदों का शिकार किया करते थे। उस वक्त एक ऐसी सोसाइटी थी जो सेल्फ डिपेंडेंट होती थी। उनका जॉब या जिंदगी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर होता था कि वो कैसे शिकार करे और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा खुराक जमा करे। उनकी इकोनॉमी में कोई बाकायदा बिजनेस या माली लेन देन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मौसम की खराबी की वजह से उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता था, जिन जानवरों को वो शिकार किया करते थे अपने खाने के लिए, यानी हिरन या खरगोश, वो मौसम की खराबी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे। उस वक्त इंसान को अपने खाने का बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल होता था। उस दौर में डेली रिसोर्सेज की कमी सबके लिए एक जैसा ही होता था। अगर बात की जाए आज की मॉडर्न सोसाइटी की गुर्बत की, उसका तो तस्वुर ही मौजूद नहीं था। उस वक्त वही इंसान जीनियस होता था जो ज्यादा से ज्यादा शिकार करने की टेक्निकें जानता था और जानवरों की आदतों को जानता था। उस वक्त जानवरों की आदतों को जानना एक बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। एक ऐसा टाइम था सब बराबर की जिंदगी गुजार रहे थे, ना तो कोई ज्यादा अमीर ना तो कोई ज्यादा गरीब। मसला तब हुआ जब एक होशियार इंसान ने देखा कि कुछ दिन पहले उसने कुछ फल खाकर उस जमीन पर बीज फेंके थे, आज उसी जगह पर एक पौधा निकल आया। जब इंसान ने ये देखा कि उस जमीन से पौधा निकल रहा है तो वो इंसान हैरान हो गया। उसने मजीद बीज डालना शुरू कर दिए उस जगह, और कुछ दिनों के बाद वहाँ पे मजीद पौधे निकलना शुरू हो गए। जल्द वहाँ से बहुत सारे फसल उगने लगे। यहीं से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की। ये वो वक्त था जिसने इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। अब हर रोज लोगों को जंगलात में शिकार करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। वो अपने ही खेतों में बीज बोने लगे और ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने लगे। लोगों ने खेतों के करीब अपने घर बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह छोटे छोटे गांव बन गए। फिर लोग बाउंड्री में रहने लगे, वहीं खेती बाड़ी करते थे। जब लोगों के पास ज्यादा फसल उगने लगे तो उन्होंने एक दूसरे के साथ ये फसल का बदलना शुरू कर दिया, जिसको आज हम बाटा सिस्टम के नाम से याद करते हैं। फिर कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर टूर बनाना शुरू किए और कुछ लोग तिजारत करने लगे। यूं ही मार्केट यानी बाजार का कॉन्सेप्ट आया। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत से ऐसे प्रोफेशन वजूद में आए। कुछ लोग बिजनेसमैन बने तो कुछ लोग क्राफ्टमैन बने तो कुछ लोग फार्मर थे। जब प्रोफेशन वजूद में आए तो फिर इंसान ने ये सोचा कि हर काम के लिए एक प्रोफेशन होना लाजमी है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहा। फिर 19वीं सेंचुरी में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम वजूद में आया, जिसको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद पूरे यूरोप में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना थी, जिसकी वजह से रोजाना के बुनियाद पर वहां पर हमले हुआ करते थे और वहां पे जंगें शुरू हो गई थी। उस वक्त एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जो बेचारे फार्मर हुआ करते थे यूरोप के, बड़ी मेहनत से और बड़ी मुशक्कत से अपने फसलों को तैयार किया करते थे। छोटे दुश्मन उन पर हमले कर कर उनके फसलों को लूट कर ले जाते थे। इसी वजह से वहाँ के जो फार्मर थे बड़े परेशान थे, उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती थी। उस वक्त एक बहादुर इंसान की जरूरत थी जो उनकी हिफाजत कर सके और उन्हें दुश्मन से बचा सके। उस वक्त सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं था, इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स थे। आपको पता है, जब लोग साथ रहते हैं बाज औकात उनके दरमियान लड़ाई झगड़े तनाजात भी होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन के तकसीम पर, पानी के इस्तेमाल पर झगड़े हुआ करते थे। उनके इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहादुर लीडर की जरूरत, जो उनके लिए पॉलिसीज बनाए, उनके लिए एग्रीकल्चर प्लानिंग करे। उस वक्त एक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम की जरूरत थी जो उनकी जमीनों की हिफाजत करे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को इक्वलिटी और बराबरी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे। आइए समझते हैं ये फ्यूडल सिस्टम किस तरह काम करता था। फ्यूडल सिस्टम को हम इस पिरामिड से समझेंगे। इस पिरामिड्स के ऊपर किंग होता था, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हुआ करती थी, पूरे एक एरिया के लैंड को कंट्रोल करता था। फिर उसके नीचे उसके छोटे छोटे नवाब यानी नोबल्स हुआ करते थे, उसके नीचे नाइट्स, फिर उसके नीचे मेरी और आपकी तरह गरीब और मजदूर फार्मर हुआ करते थे। किंग अपने एरिया के लैंड को छोटे छोटे नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर नोबल्स इन्हीं जमीनों को छोटे छोटे नाइट यानी फौजी या उनके जंगजू भी कहा जाता है, उनमें तकसीम किया करते। फिर वो जंगजू कमांडर उन्हीं जमीनों के ऊपर फार्मर और गरीबों को काम पर लगाते। उनको सिर्फ इतनी दिहाड़ी दी जाती थी वो बड़े मुश्किल से अपने हफ्ते भी गुजार सके। उन्हीं दिहाड़ी में से भी उनको किंग को टैक्स देना पड़ता था। इस पिरामिड्स के ऊपर के जो 3 कॉलम होते थे, सिर्फ ये लोग ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। नीचे गरीब और मजदूर
मजदूर बेचारे उनके अंडर काम करते थे, सिर्फ जिंदा होने के लिए जीते थे। इसी फ्यूडल सिस्टम की वजह से लैंडलॉर्ड और किसानों के दरमियान एक गैप क्रिएट हुआ। ये सिस्टम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था बल्कि पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को कंट्रोल करता था, जिसकी वजह से सोशल अनइक्वालिटी बढ़ गई, जिसने पूरे इंसानी तारीख में एक पोवर्टी टैप की क्रिएशन में मदद किया, जिसने गरीब तबके के लोगों की तरक्की को इम्कानात को महदूद कर दिया। वक्त के साथ साथ फ्यूडल सिस्टम कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी सोशल अनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है। 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी तब्दीली थी, जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस को ही तब्दील कर दिया। जो किसान आज के बनाए हुए टूल इस्तेमाल करते थे फार्मिंग के लिए, वो सब के सब मशीनरी में कन्वर्ट हो रहा था। पूरी बर्तानिया और पूरे यूरोप में फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। जो गरीब लोग विलेज में रहते थे एक फ्यूडल के कंट्रोल में, उन्होंने ये महसूस किया अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है, अब वो आजाद होंगे, अब वो खुद को भी अमीर बना सकेंगे। सब लोगों ने विलेज से माइग्रेट कर सिटी की तरफ आने लगे। उन्होंने सिटी में आकर एज अ फैक्ट्री वर्कर के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया फैक्ट्रियों में, मगर फैक्ट्री सिस्टम और उन फैक्ट्रियों के पॉलिसीज भी उनके हक में नहीं थे। मेहनतकश तबके को ज्यादा से ज्यादा काम लिए जाते थे और उनकी तनख्वाह में बहुत कमी होती थी। और तो और उन फैक्ट्रियों के अंदर उनके हिफाजत के लिए कोई हिफाजती इंतजाम भी नहीं हुआ करते थे। अगर काम के दौरान किसी फैक्ट्री वर्कर के हाथ टूटता या पाँव टूटता, उस वर्कर को उस फैक्ट्री के तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता था उसके इलाज के लिए। उसको डायरेक्ट ये कहकर घर पर भेजे जाते थे कि आप हमारे किसी काम के नहीं हो। फैक्ट्री मालिकान उस वक्त सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में होते थे। मेहनतकश तबके यानी वर्कर की हालत पर गौर और फिक्र ही नहीं किया करते थे। कभी कभी उन वर्कर्स को आलूदगी की वजह से ऐसी बीमारियां हुआ करती थी कि वो जॉब छोड़ने पर मजबूर होते थे। फिर मजबूरन घर पर कोई कमाने वाला ना होने पर फिर उनके छोटे छोटे बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। अगर आज हम अपनी इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर इतनी गुर्बत है कि माँ बाप बहन भाई बेटे सब के सब काम कर रहे हैं, मगर फिर भी वो अपनी गुर्बत को खत्म नहीं कर सकते। क्यों काम करना पड़ता है? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? यहाँ पे कोई कमाने वाला हो तो फिर हम कमाए ना। कोई नहीं कमाने वाला। पापा था, पापा फोत हो गए हैं, 6 साल हो गए। सब उठ के काम धंधे पे जा रहे, अपना अपना काम धंधा देख रहे। एक दिन नहीं जाओ तो कैसा अपना गुजारा होएगा? क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जिसका कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ नामी फिलोसोफर ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में पेश किया। कैपिटलिज्म एक ऐसा निजाम है, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीद सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो इस तरह की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका सिंपल मतलब ये है वो अपनी दौलत को बढ़ाने के काबिल नहीं होते, जैसे कि अमीर लोग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान पहले से अमीर है, वो अपनी दौलत का फायदा उठाकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है, उन्हें अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ गरीब के बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि उसके माँ बाप गरीब होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के कोई पैसे नहीं होते। यही वो वजह है जिससे वो पोवर्टी ट्रैप से नहीं निकल सकते। इसी कैपिटलिज्म सिस्टम की वजह से जो फैक्ट्री मालिकान होते हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से लेबर लॉ के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से उसको कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा मैन पावर मिलती है। मिसाल की बात है, अगर किसी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, इसी तरह अगर कोई हबफ 18 हो तो उसको तकरीबन 32 से 30 हजार सैलरी पर काम पे रखा जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई अंडर 18 हो, उससे 18 से 20 हजार रुपए में ज्यादा से ज्यादा मैन पावर मिल सकता है। इसी सिस्टम की वजह से चाइल्ड लेबर भी बढ़ती जा रही है। उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले मेरी और आपकी तरह जो गरीब लोग होते हैं, उनको ऊपर भर भर के टैक्स लगाए जाते हैं, और तो और आपके एडवर्टाइजिंग रूल्स को चेंज करके उनको कम्प्लीटली रिलीफ दिया जाता है। वो किसी तरीके का भी एड चलाकर वो आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी कंज्यूमिंग बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
Senator, we run ads. अभी भी आप अक्सर नोट करें आपके पास ऐसे हजारों चीज होंगे जो आपके किसी काम के नहीं है मगर आपने बिला वजह खरीदे। इसकी सिंपल वजह यही है वो कंज्यूमिंग बिहेवियर जो क्रिएट किया इन फैक्ट्री मालिकान ने एडवर्टाइजिंग के जरिए आपको कंट्रोल करने के लिए। ये सारा उसी का नतीजा है। अब सवाल ये है कि हम किस तरह अपने आप को इस पॉवर्टी ट्रैप से निकाल सकते हैं और खुद को इन सारी चीजों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनसे हमारी भी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनसे हम अपने आप को पॉवर्टी ट्रैप से बआसानी निकाल सकते हैं। किन किन सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए और किन किन सिस्टम को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी लाइफ दे सकें और फ्यूचर में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ दुनिया के हर उस मूवमेंट को एक्सप्लोर करें जो एक अमीर करता है और मुस्तकबिल में आपके बच्चे खुद से ये सवाल ना करें व्हाई आई एम पुअर, बल्कि ये क्वेश्चन करें हाउ माय फादर मेड अस रिच, हाउ आवर ग्रैंडफादर मेड अस रिच। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपने आप से एक वादा करें आज से मैं अपने आप को इस पॉवर्टी ट्रैप से निकालूंगा और नई नई स्किल्स सीखूंगा और खुद को एजुकेट करूंगा। मैंने जिंदगी के 18 से 20 साल कैसे गुजारे उनको भूलकर अब आने वाले वक्त के बारे में सोचूंगा। अब अपने वक्त को किस तरह सही से इस्तेमाल करूंगा। दुनिया में हजारों की तादाद में नौजवान अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और खुद को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। उनमें से सिर्फ 10% इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं। आपको पता है उनकी कामयाबी की राज क्या होती है? आपको याद होगा मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में कुछ कहा था। उस वक्त वही इंसान जीनियस होता था जो नए नए टेक्निक्स और जानवरों की आदतों को नोट करता था, अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करता था, चीजों को स्टडी करता था, उनके बारे में गहराई से सोचता था। आज के दौर में भी हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन सब चीजों को नोट करना पड़ेगा। किस तरह दुनिया बदल रही है हमें इन सारी चीजों को नोट करना पड़ेगा। अगर आज अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आज तक हमें किसी ने भी नहीं बताया ये सब क्यों हो रहा है, मगर जो चीज बड़ी रिसर्च के बाद मैंने निकाली वो सिर्फ एक मामूली सा फर्क है जो कि पैदाइशी तौर पर हम पर नहीं था, हमारे अंदर ये फीड किया गया। Because when you print, sailors get creamed and people who work for them get creamed. When they print, debtors get rich. You see, debt and taxes make the rich richer, and debt and taxes make the poor middle class poor. मैंने जो एक चीज नोट की, अमीर के पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं पैसे आने की और गरीब के पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं पैसे गंवाने की। जिसको अगर हम फाइनेंशियल टर्म से देखें, अमीर के पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होते हैं और गरीब के पास ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज होते हैं। आखिर क्या होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज जिनको समझकर हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, अपने दिन के 8 घंटे देकर आपकी एक दिन की दिहाड़ी होती है 1000 रुपए और मंथ में आपको 30,000 रुपए मिलते। आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे देते हो, वहां से आपको पैसे मिलते। ये वन काइंड ऑफ आपका एसेट्स हो गया। और दूसरी तरफ होते हैं लायबिलिटीज। मिसाल की बात है, आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे होंगे, इसके लिए आपने पैकेज की होगी, कम से कम एक हफ्ते के पैकेज के लिए 300 से 400 रुपए लगाए होंगे आपने। ये वन काइंड ऑफ आपकी लायबिलिटीज है। उस सूरत में अगर आप इस इंटरनेट से कुछ बेनिफिट्स नहीं लेते हो, सिर्फ सारा दिन बैठ के स्क्रॉलिंग करके अपना वक्त और पैसे बर्बाद कर रहे हो, पर वीक आपके 400 रुपए, मंथली आपके 1600 रुपए बनते हैं। ये भी वन काइंड ऑफ लायबिलिटीज है। अगर आप इसी इंटरनेट को यूज करके फ्री कोर्सेज देखें, नई नई स्किल सीखें जिनसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनकी ऑनलाइन मार्केट में एक हाई वैल्यू है, आप अपने इंटरनेट को एक एसेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को लिख दें, हमारे पास ऐसे हजारों एसेट्स होंगे जिनको अब तक हमने सही से इस्तेमाल ही नहीं किया और हमारे पास ऐसे हजारों लायबिलिटीज होंगे जिनका मकसद सिर्फ शो ऑफ था। आज तक हमें किसी ने ये फर्क नहीं बताया एक वांट और नीड में क्या फर्क होता है। मिसाल की बात है, फूड आपकी नीड है जो आपकी बॉडी के लिए आपको जरूरी है। अगर आपको एक लग्जरियस कार खरीदना है, वो एक आपकी वांट है। आप उसको तब फुलफिल कर सकते हो जब आपके पास एक वेल्थ होगा। हम क्या करते हैं, इसी सैलरी से अपनी वांट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रैप में फंसते जाते हैं। Well, you're spending all your money making everybody else around you rich, but you yourself, you might look rich, but you're actually broke. There's a reason why the owner and CEO of Louis Vuitton is the richest person in the world, versus the majority of people who wear Louis Vuitton are broke. The people who are wearing Louis Vuitton are trying to look rich, and how are you doing that? Well, you're making the owner of Louis Vuitton rich by doing that. And so this is where you got to understand, there's nothing wrong with wearing designer stuff. There's nothing wrong with having nice stuff. There's nothing wrong with wanting nice things.
but you have to be able to afford it first. अब सवाल ये है कि हम अपनी लायबिलिटीज को किस तरह कम करें और अपने एसेट्स को बढ़ाएं। अगर ये सवाल मुझसे कोई करता तो मैं उसको सिंपली यही कहता, लायबिलिटीज को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और एसेट्स को बढ़ाने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है। जब मेरे जिंदगी के बुरे हालात थे उस वक्त मेरे वक्त और मेरे मोबाइल फोन के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसी एक की मोबाइल से मेरे पास अभी एक लैपटॉप है और एक आईफोन है, अपना एक घर भी है और 2-3 छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो मैंने 5 से 10 हजार में स्टार्ट किए थे, जो मुझे दिन के 700 या 800 रुपए देते, जो अलग से मेरे मंथली 24 से 25 हजार बनते। कहने का मकसद ये है कि एक मोबाइल फोन को सही इस्तेमाल करके मैं इतना बेनिफिट्स ले सकता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं अपने एसेट्स को किस तरह बिल्ड करूँ। जाहिर बात है आपको एसेट बिल्ड करने के लिए भी पैसों की जरूरत होगी, मगर मेरे पास उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। एक सेंटेंस ने मुझे बहुत हेल्प किया, इफ यू डोंट हैव मनी इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी अंटिल यू डू इट। फिर मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना सीखा, फिर बेटा अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखना शुरू किया। उन सारी बुरी आदतों को रिप्लेस करके मैंने अच्छी आदतें अडॉप्ट कर दी। पर्सनल फाइनेंस पर बुक रीड करना स्टार्ट किया, इन चीजों को गहराई से समझकर अपनी लाइफ को एनालाइज किया और भी बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस टेम्पलेट को यूज करें। मैं पर्सनली यूज करता था अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखने के लिए। उन सारी चीजों को एनालाइज करके मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री है। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप सारे दोस्त उसी चैनल में मेरे साथ जुड़े रहना। मैं वो फॉर्मेट आप सबको सेंड करूंगा, उसमें कंप्लीट गाइड है आप किस तरह एसेट बिल्ड कर सकते हो। उस गाइड में आप उन सारी मिथ्स को समझोगे और बिल्कुल फ्री है आपके लिए, नो चार्जेस उस गाइड के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट देखा और आपने पहले ही डॉक्यूमेंट्री को बहुत सपोर्ट किया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में मैं आपको अपने साथ ले चलूं, जो कुछ मैंने सीखा है सारी चीजों को प्रोवाइड करूं। उम्मीद है अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, कोई वैल्यू ऐड किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों को भी इंकरेज करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को तब्दील कर सके, ताकि वो अपने आने वाली नस्ल को पॉवर्टी ट्रैप से निकाल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। पर्सनली आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक्स में डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, वो भी फीडबैक हमें कमेंट में दीजिएगा। शुक्रिया।